दोस्तों, क्या एकनाथ शिंदे मोदी की कुर्सी हिला सकते हैं? क्या मोदी की गद्दी को खतरा बन सकते हैं एकनाथ शिंदे? अगर एकनाथ शिंदे इतने नाराज मुंह फुलाए क्यों बैठे हुए हैं, और अगर एकनाथ शिंदे की नाराजगी ऐसी ही चलती रही तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी क्या बिना एकनाथ ही एक करके अजीत पवार के साथ सरकार बनाने जा रही है? दोस्तों, महाराष्ट्र में बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। 23 तारीख को चुनावी नतीजे आए थे, आज के तारीख है 1 तारीख। अब एकनाथ शिंदे इस सरकार का हिस्सा बनेंगे, नहीं बनेंगे, बाहर से सपोर्ट करेंगे, अपनी अलग अब एक धुरी तलाशेंगे, कुछ नहीं पता है। हालत ये हो गई दोस्तों कि बीजेपी ने अपने स्तर पर एक डेट दे दी है, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में ये तय होगा कि महाराष्ट्र की सरकार कब बनेगी, मतलब शपथ ग्रहण होगा। हालांकि बीजेपी भी ये क्लियर नहीं कर पाई है कि शपथ ग्रहण का तो तारीख बीजेपी दे रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि सीएम कौन बनेगा। मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति है। डेट आ गई है, वेन्यू आ गया है, लेकिन ये नहीं पता कि दूल्हा कौन है। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे अभी भी अपने गांव में है। सुनने में आया कि बीमार पड़ गए और उनसे देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत भी की है। और एकनाथ शिंदे सीधे सीधे मुंह फुला के बैठे हुए हैं, हमारी मांगे मानो, नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन अब जानकार ये भी सवाल उठा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे क्या इस बात को मान चुके हैं कि ये जो सरकार है, ये जो बैसाखी की सरकार है, इसको आप कहीं से इसके साथ बार्गेन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी मोदी जी की राजनीतिक बैसाखियों का जिक्र होता है, जिनकी वजह से मोदी जी तीसरी बार पीएम बने हैं, तो हम बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की, हम बात करते हैं नीतीश कुमार की। लेकिन इस बारे में बहुत कम चर्चा होती है कि एकनाथ शिंदे इस एनडीए सरकार के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। अब आप महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों का जरा यह आंकड़ा देखिए। कांग्रेस पार्टी की जो 48 सीटों में से आई थी 13 सीटें, यानी कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी को मिली थी 9 सीटें, सिंगल डिजिट पर आकर बीजेपी हार पर रुक गई थी। इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको मिली थी 9 सीटें, और शरद पवार को मिली थी 8 सीटें, और एकनाथ शिंदे को मिली थी 7 सीटें। 7 सीटें हैं एकनाथ शिंदे के पास। एकनाथ शिंदे इस वक्त एनडीए के तीसरे सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर है, और जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे के जो कोटे के लोग हैं उनको बहुत मलाईदार मंत्रालय नहीं मिला है। लेकिन ये सब जानते हैं कि जब कैबिनेट का बंटवारा हो रहा था तो भी एकनाथ शिंदे ने जबरदस्त तरीके से आंख दिखाई थी कि हमें उस तरह की भागीदारी मिलनी चाहिए जिस तरह की भागीदारी बाकी सहयोगियों को मिल रही है, क्योंकि 7 सीटें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने आप में इतनी मजबूती देते हैं इस सरकार को कि इस सरकार को किसी और सहयोगी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गठबंधन की सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं कि आपके पास बहुमत के आंकड़े के 3-4 सीटें एक्स्ट्रा है तो आप आराम से किसी एक के भरोसे या किसी 2 के भरोसे सरकार चला सकते हैं। और नीतीश कुमार का जिस तरह से राजनीतिक चरित्र रहा है, वो कब पलट जाएं किसी को क्या भरोसा है। और इसीलिए हमेशा जो गठबंधन की सरकारें होती हैं वो चाहती हैं कि उसके पास कई पार्टियों का ऑप्शन हो, जिसमें उसको एक पार्टी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, ताकि एक पार्टी को बार्गेन करने की पूरी ताकत ना मिले। और ऐसा ही इस वक्त एनडीए की सरकार भी कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे तेवर तो एक वक्त में उद्धव ठाकरे दिखाने की हिम्मत किया करते थे जब वो बीजेपी के सहयोगी होते थे। तो सवाल यह कि महाराष्ट्र में बात कहां पर रुकी है, महाराष्ट्र में जो ये पहेली है ये सुलझ क्यों नहीं पा रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच की कश्मकश से पहले मैं बीजेपी की कश्मकश पर बात करना चाहती हूँ। ये कैसे हो गया दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव हुआ। देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के भी लाडले हैं, और देवेंद्र फडणवीस को लेकर चर्चाएं भी थी कि वही सीएम बनेंगे। अगर वो सीएम बनेंगे तो अब तक बीजेपी ने विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुना है? बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुन रही है? एकनाथ शिंदे की पार्टी ने चुन लिया, अजित पवार की पार्टी ने चुन लिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने चुन लिया आदित्य ठाकरे को, लेकिन बीजेपी ये नहीं कर पा रही है। क्या बीजेपी अब भी इस असमंजस में है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? अब दिक्कत यह है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच की तकरार के बारे में सब जानते हैं। जब फडणवीस एक वक्त में सीएम हुआ करते थे महाराष्ट्र के, लेकिन तब से लेकर अब तक चीजें काफी बदल गई हैं। ये भी सब जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के बड़े पसंदीदा हैं, बड़े खास हैं, लाडले हैं। तो अगर फडणवीस को सीएम नहीं बनाया तो फिर आरएसएस दबाव बना सकता है कि इनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो भी इतने युवा चेहरे के तौर पर, तो वो सबसे पहले मोदी जी
कि राजनीतिक विरासत पर अपना हक जाहिर करेगा, तो अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि वो दिल्ली आए, लेकिन अमित शाह ये भी नहीं चाहेंगे कि वो सीएम बने। तो क्या अभी बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस को लेकर ही चर्चा हो रही है कि वो सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और एक नाथ शिंदे की कई मांगों में से एक मांग ये भी है कि बड़ा अनकंफर्टेबल है ये एक्सेप्ट करना कि जो आपके डिप्टी रहे 2.5 साल तक, फिर उनके साथ आप वो सरकार के मुखिया बन जाएं और आप डिप्टी बन जाएं। दोस्तों, एक नाथ शिंदे ने जब नतीजों के बाद दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक की थी, तो उन्होंने इस बात को लेकर चर्चा भी की थी कि ये चीज़ उनको असहज कर रही है। हालांकि अमित शाह ने बाद में कहा था कि भाई ऐसा तो देवेंद्र फडणवीस ने भी किया, 5 साल सीएम रहने के बाद वो डिप्टी सीएम रहे, लेकिन एक नाथ शिंदे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, एक नाथ शिंदे के पास अच्छी खासी सीटें हैं। 57 विधायकों के साथ एक नाथ शिंदे विधानसभा में है और एक नाथ शिंदे के विधायक भी चाहते हैं कि मलाईदार मंत्रालय उन्हीं को मिलना चाहिए, वित्त मंत्रालय उनको मिलना चाहिए, गृह मंत्रालय उनको मिलना चाहिए, इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय भी उन्हीं को मिलना चाहिए। दोस्तों, एक नाथ शिंदे के विधायक चाहते हैं कि होम मिनिस्ट्री उनके पास होनी चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास होना चाहिए और उद्योग, शहरी विकास विभाग, इस तरह के विभाग भी एक नाथ शिंदे के पास होने चाहिए। एक नाथ शिंदे ने कुल मिलाकर 9 कैबिनेट सीट्स मांगी हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त विभाग पर पहले ही अजित पवार ने दावा कर रखा है, क्योंकि उनके पास पहले भी था जब वो डिप्टी सीएम थे। तो अब बीजेपी अगर गृह विभाग एक नाथ शिंदे को दे देती है, अर्बन डेवलपमेंट एक नाथ शिंदे को दे देती है, या फिर उद्योग एक नाथ शिंदे को दे देती है, रेवेन्यू एक नाथ शिंदे को दे देती है, तो फिर बीजेपी के पास खुद क्या रहेगा? फडणवीस किस बात के सीएम रहेंगे? बीजेपी नहीं चाहती है ऐसा, लेकिन एक नाथ शिंदे क्लियर हैं कि अगर उनके पास होम मिनिस्ट्री नहीं रहेगी, राज्य की पुलिस और राज्य का पूरा तंत्र उनके पास नहीं रहेगा, तो फिर वो डिप्टी सीएम बन के करेंगे क्या? एक नाथ शिंदे जानते हैं कि उनके पास बार्गेन करने का यही एक मौका है और इसी मौके के जरिए वो बार्गेन कर सकते हैं। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि एक नाथ शिंदे के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं है। एक नाथ शिंदे क्या कर सकते हैं? बीजेपी के साथ ज्यादा से ज्यादा बार्गेन कर सकते हैं और अंत में उनको इस सरकार का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। हालांकि एक नाथ शिंदे ये भी क्लियर कर चुके हैं अपने विधायकों के बीच कि हो सकता है कि जो शिवसेना है एक नाथ शिंदे की, वो सरकार को बाहर से समर्थन दे दे और सरकार अजित पवार के साथ सरकार चलाती रहे, बीजेपी अजित पवार के साथ सरकार चलाए। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती। अभी चुनाव जीते हैं और इतने बड़े मैंडेट के साथ जीते हैं, झूम कर आई है एनडीए, तो बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसी कोई स्थिति बने। बीजेपी खुद चाहती है कि ऐसे किसी भी टकराव से बचा जा सके, लेकिन कब तक? इसीलिए दबाव बनाने के लिए बीजेपी ने 5 तारीख की एक तारीख और जगह निर्धारित कर दी और एक नाथ शिंदे पर अब दबाव बना दिया कि अब आप जल्दी से जल्दी कॉल लीजिए, नहीं तो 5 तारीख को तो शपथ ग्रहण होना ही होना है। आप आए तो भी अच्छा, आप ना आए तो भी अच्छा। लेकिन इन सारी स्थितियों में बीजेपी खुद भी बशोपेश में है। शपथ ग्रहण की जगह तय कर दी, तारीख तय कर दी, नाम भी बता देते। बीजेपी अगर अपने मुख्यमंत्री का नाम आगे कर दे और उसके बाद आगे बढ़े, तो मुझे लगता है एक नाथ शिंदे पर दबाव ज्यादा बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नाथ शिंदे इतना दबाव बना रहे हैं कि बीजेपी की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो सीएम के नाम का ऐलान कर दे, क्योंकि एक नाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी बहुत सहमत नहीं है। अब आप बताइए, जिस सरकार के बनने से पहले उसमें इतने डिफरेंसेस हैं, इतने ज्यादा, इतनी कश्मकश है, वो सरकार अगले 5 साल कैसी चलेगी? दोस्तों, अजित पवार और बीजेपी मिलकर चाहे तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से सरकार चला सकती है। बीजेपी के पास 5 निर्दलियों का भी समर्थन है, लेकिन बीजेपी चाह रही है कि एक नाथ शिंदे मान जाएं। अगर एक नाथ शिंदे नहीं मानते हैं और सरकार को बाहर से सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आप यकीन मान लीजिए ये जो पूरा का पूरा जीत का एक जो पूरा जश्न है ना, उसके रंग में भंग पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी को इस लेवल पर बार्गेन करने की हिम्मत एक नाथ शिंदे मतलब कैसे कर रहे हैं? हिम्मत कैसे हो रही है एक नाथ शिंदे की? सिर्फ 7 लोकसभा सीटें हैं उनके पास। क्या 7 लोकसभा सीटें और 57 विधायक इतनी बड़ी संख्या हो सकते हैं कि एक नाथ शिंदे इस लेवल पर बीजेपी के साथ बार्गेन कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, एक तरह से इतना धमका रहे हैं कि बीजेपी की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि वो सीएम के नाम का ऐलान कर दें? ऐसी कौन सी दुखती रग है एक नाथ शिंदे के पास बीजेपी की? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।